नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेट सेकंड लेवल एसएसटी में अर्थशास्त्र से जुड़े हुए टॉपिक पर, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों पर चर्चा की है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण हमने देखा है कि किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि साथियों आप जानते हो, हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है, यानी लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अब इन कार्यों को एक आसान तरीके से समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इनको क्षेत्रकों में बांटा है, विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है और उनका वर्गीकरण करने का अपना अपना एक तरीका है, एक अपना अपना एक मूल कारण रहा है। और उसी आधार पर हमने पार्ट फर्स्ट में जो वर्गीकरण देखा है उसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्गीकरण देखा जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। अब आपने जिन साथियों ने वो वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, और उसमें आप देखोगे कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हमारे सामने हम देखते हैं तो उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। साथियों, यहाँ आपको समझ विकसित करनी है, कहीं किसी प्रकार के आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ प्रश्न जो आएंगे एक समझ पर आधारित आएंगे। हम सामान्यतः ये देखते हैं कि त्रुटि इसी बात की हो जाती है कि अन्य विषयों की भांति हम अर्थशास्त्र विषय को भी रटने का एक माध्यम समझ लेते हैं या रटने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक समझ आपको विकसित करनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्यों बांटा गया है, इसका मूल जो आधार रहा है वो है जो आपके कार्य जो विधि है उसकी एक समझ उसमें आपको देखनी है। जैसा कि प्राथमिक क्षेत्र में हम देखें तो उसमें उन क्षेत्रों को बांटा गया है जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति का डायरेक्ट यूज करके जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में देखा। द्वितीयक क्षेत्र में भी हमने बांटा था, जिसमें जो विनिर्माण उद्योग मुख्यतः आते हैं, जिनमें प्राथमिक वस्तुओं का प्रयोग करके हम उनसे नई वस्तु बनाते हैं। जैसे हमने चीनी का उदाहरण देखा था, गन्ने का प्रयोग करके हमने देखा कि उसको चीनी के रूप में बदल दिया गया। इसी प्रकार जो तीसरा क्षेत्र था जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए ज़रूरी था, जिसमें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें शामिल की गई थी। तो कार्य का जो स्वभाव है उसके आधार पर नोट रखना दोस्तों, कार्य के स्वभाव के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ ये जानना चाहते थे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, तीसरे क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, और इन तीनों क्षेत्रों में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और कहाँ इन क्षेत्रों में कमियां रही है। सरकार को इन क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं को ध्यान में रख के पहला वर्गीकरण किया गया था। और आज इस पार्ट सेकंड में हम 2 प्रकार के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। केवल आपको समझ विकसित करनी है, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने समझ विकसित कर दी तो आपकी जो रीट की एग्ज़ाम है उसमें इस जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, उससे कहीं कोई आपका प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जिसमें पहला वर्गीकरण आप देखोगे, और इस वर्गीकरण में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्र का विभाजन। अब हम देखेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, और अर्थशास्त्रियों ने इन 2 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण का आधार क्या रखा होगा, किन को संगठित क्षेत्रों में बांटा गया है और असंगठित क्षेत्रों में किन कार्यों को बांटा गया है, और इन बांटने का कारण क्या है, क्या समझ विकसित करना चाहते हैं, उन पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बात किया, इसे लोगों के नियोजन होने के आधार पर देखेंगे। नियोजन का मतलब ये कौन सा लोग कैसा कार्य कर रहा है, उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, कौन सी शर्तों पर उनके नियम क्या हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, कितनी छुट्टी मिलती है,
विभिन्न प्रकार की जो भी शर्तें हैं, जैसा कि जैसे एक आप जैसे रीट की भर्ती दे रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें विभिन्न प्रकार की शर्तें दे रखी हैं कि इतना वेतन मिलेगा, इतने घंटे आपको कार्य करना पड़ेगा, छुट्टियों का सबका एक विभिन्न प्रकार की शर्तें हैं। क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ हम देखेंगे लोगों के नियोजन को आधार मानते हुए उनकी शर्तें क्या है, कोई नियम या विनियमन है क्या, उनके आधार पर इनको संगठित और असंगठित के रूप में बांटा गया है। एक समझ आपको विकसित करनी है, जैसा कि आपके ये देख रहे हो कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है, बिल्कुल इसको समझना आपको। ये एक महिला है जिसका नाम है कांता, और ये देख रहे हो आप मेज पर बैठी हुई है, और यहाँ से ही आपको एक बिल्कुल पूरा आइडिया हो जाएगा कि संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो आप देखोगे इसमें कि कांता एक कार्यालय में काम करती है और वह सुबह 9:30 बजे से 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका समय निश्चित है कि 9:30 बजे सुबह जाती है, 5:30 बजे वापस आती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। जैसे महीना अंत हुआ उसको वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे मिल गया, कभी 15 को मिल गया, कभी किस तारीख को मिल, ऐसा नहीं है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि जो भी फंड है वो भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी, यात्रा भत्ते हैं, डी जिसको टीए आप बोलते हो, वो भी आप मिलता है। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इसका मतलब रविवार को उस कांता की छुट्टी रहती है कार्यालय में। इस दिन उसको सह वेतन अवकाश होता है, ऐसा नहीं है कि संडे का पैसे काट लिए जाए। और उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था। जैसे कि साथियों, आप जैसा कि रीट में आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें भी आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिसमें नौकरी की संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक हमारे दिमाग में एक पिक्चर तैयार हुई है कि कांता के सारे जो कार्य करने के उसमें बिल्कुल नियम है, कितने घंटे वो कार्य करेगी, छुट्टी का क्या है, वेतन का क्या है, सारे प्रावधान आप देखोगे तो बिल्कुल लिपिबद्ध है। इसको आप देखोगे तो ये आएगा संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र एक समझ आपको विकसित करनी है। संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बिल्कुल नियम होंगे। तो आप अपने आसपास ऐसे कार्य देखें, ऐसे लोगों को रोजगार में देखें कि उनका सारा मतलब एकदम नियमबद्ध हो, पूरे नियमों के साथ कार्य कर रहे हो। तो मेरा आपके लिए प्रश्न रहेगा, क्या किसान है जो मान लो कि अब जो आप आसपास जो लघु सीमांत किसान आप देख रहे हो, क्या वो संगठित क्षेत्र में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देखिए कि किसान की कोई मतलब काम के घंटे की कोई फिक्स है क्या, इतने घंटे वो कार्य करेगा, या उसकी छुट्टी का प्रावधान है, या उसको कोई फंड वगैरह मिलता है? तो इसलिए किसान जो लघु किसान है, जो सीमांत किसान है, वो संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, वो असंगठित क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार ये एक आप देख रहे हो कि एक उदाहरण अपन और समझे कमल का। और कमल ये बगल में ये खड़ा हुआ है, ये एक मजदूर है, और कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे से लेकर दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। तो आप देखो इसके कार्य जो घंटे हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता भी नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कोई अन्य भत्ता उसको प्राप्त नहीं होता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सह वेतन अवकाश नहीं मिलता है। सह वेतन अवकाश जैसे आपने कांता का देखा कि छुट्टी के दिन उसको वेतन मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था, जैसे नियुक्ति पत्र उस कांता को मिला था जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया और इतने दिनों बाद आप रिटायर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। तो आपके दिमाग में एक समझ विकसित होगी कि कौन सा संगठित क्षेत्र हो गया और कौन सा असंगठित क्षेत्र हो गया। इसका मतलब ये जो कमल है वो कौन से क्षेत्र में है? असंगठित क्षेत्र में है, जबकि कांता संगठित क्षेत्र में। परंतु साथियों, कहीं आपके दिमाग में एक डाउट तो खड़ा नहीं हो रहा कि केवल आप ये मत समझिएगा
कि सरकारी क्षेत्र ही संगठित क्षेत्र में आएगा। आप देखो कि आसपास जितने भी सरकारी जो कर्मचारी है वो तो संगठित क्षेत्र में आएंगे, बल्कि इसके अलावा निजी ऐसा कोई क्षेत्र, बड़ी फर्म है जिसमें उसके जो भी काम करने वाले लोग हैं उनकी बिल्कुल शर्तें निर्धारित होती है, तो वो भी किस में आएंगे? संगठित क्षेत्र में आएंगे। तो इस प्रकार हमने एक समझ विकसित की है, कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। हाँ ठीक है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ऐसा नहीं है कि उनको अवधि कम ज़्यादा हो जाए, नियमित होती है। और अगर अधिक कार्य करवा रहे हैं तो अधिक कार्य का उनको जो अतिरिक्त वेतन है वो भी मिलेगा। और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो यहाँ से आपको पॉइंट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से संगठित क्षेत्र की कौन सी विशेषताएं हो सकती है या नहीं है। तो देखना कि कार्य क्या होता है, उसका सुनिश्चित होता है, सरकार द्वारा वो पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। और इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब ये भी पूछ सकता है कि ये अधिनियम संगठित क्षेत्र से संबंधित होते हैं कि असंगठित क्षेत्र से? निश्चित रूप से ये संगठित क्षेत्र से। सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इस संगठित क्षेत्र, इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो आपको साथियों ये विशेषताएं भी नोट आउट करनी है और मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं। और साथियों आपसे अपील है कि ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ये वीडियो तो आने वाली वीडियो मत देखना, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है, बिल्कुल औपचारिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि कब गए, जैसे हम आप अध्यापक बन जाओगे तो एक निश्चित समय होगा। जैसे आप देखो सर्दी शीतकाल में अलग होता है, गर्मियों में अलग समय होता है और उसी समय पर जाना पड़ता है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वह स्वतः काम कर सकते हैं। कुछ स्वतः भी काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं। कुछ स्वयं के काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी पंजीकृत होते हैं और उनके नियम और विनियमों का अनुपालन करते हैं। तो केवल सरकारी नहीं, स्वयं नियोजित भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी पंजीकृत हों। तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है कि आपको इतने घंटे काम करना है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में। बिल्कुल आपको एक समझ आपको विकसित करनी है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। और ये लाभ क्या हैं? दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। सवेतन छुट्टी, ऐसा नहीं जैसे संडे की छुट्टी आ गई, आपके जैसे शीतकालीन अवकाश, आप जब अध्यापक बनोगे, ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो उसकी भी आपको वेतन मिलेगा। अवकाश काल में भुगतान मिलता है, बहुत से निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तो कारखाना मालिक भी, मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि सरकारी के साथ साथ जो कारखाना है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें नियम है और सरकार में उनका पंजीकरण है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार इसके विपरीत हम देखें, कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। और अब असंगठित क्षेत्र की विशेषता देखनी है, और बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र, और सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में तो किसी प्रकार के जो भी काम कर रहा है उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है असंगठित क्षेत्र में। तो सरकार विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रख रही है। तो कहीं ना कहीं पेपर सेटर इस असंगठित क्षेत्र पर जोर दे सकता है। तो साथियों इसको बड़े आपको बारीकी से देखना है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां हैं, छोटी छोटी जो दुकानें हैं, कोई बिखरी इकाइयां हैं, उनमें है।
जैसे आप अपने सड़क के आसपास देखते हो, ठेले वाला है और है, वो सारे असंगठित क्षेत्र में आएंगे। जो लेबर वगैरह है वो असंगठित क्षेत्र में आएगी, जो खुली मजदूरी करते हैं, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनकी का अनुपालन नहीं होता है। जैसे सरकार द्वारा नियम तो है कि बच्चा काम नहीं करना चाहिए, इतने घंटे काम, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पालना नहीं होती है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है, प्राय नियमित नहीं है। जब काम नहीं होता उनको रोजगार से हटा दिया जाता है, और रोजगार जब काम होता है, जैसे आप अपन गाँव में देखते हैं, अपने कृषि के क्षेत्र में देखते हैं कि जब अच्छी फसल होती है या बारिश होती है, वर्षा होती है, या फसल का सीजन आता है, तब तो उस मजदूर को रख लिया जाता है, अन्यथा उसको निकाल दिया जाता है। तो ये सब असंगठित क्षेत्र में है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सहवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। तो बड़ी गंभीर समस्या है असंगठित क्षेत्र। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण से काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर भी निर्भर करता है। अगर जो काम देने वाला है अगर उससे आपकी नहीं बनती है तो निश्चित रूप से वो आपको काम से निकाल सकता है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य, उदाहरण देकर, आपको एग्जाम्पल देकर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। जैसे सड़क पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित, इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं, ये भी असंगठित क्षेत्र में। तो आपको एक समझ यहाँ विकसित करनी है कि संगठित क्षेत्र कौन सा है, असंगठित क्षेत्र कौन सा है, उसके मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, वो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। और साथ ही कुछ एग्जाम्पल आपके आसपास में जितने भी हैं उनके लगभग 10-10 एग्जाम्पल आप दोनों के लिखने हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ आप देखिए कि निम्न उदाहरणों को देखकर असंगठित क्षेत्र की गतिविधियाँ कौन सी है, कौन असंगठित क्षेत्र के, तो उनको पहचानना है। जैसे विद्यालय में पढ़ाता है एक शिक्षक, क्या संगठित है क्या असंगठित है, निश्चित रूप से संगठित में आता है। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आपको अपनी समझ के आधार पर संगठित और असंगठित में बांटना है। कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इनको, जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा, चौथा है, इनको भी एक बार आपको मोटे तौर पर देख लेना है। कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपका न्यू टाइप प्रश्न बनाने की वो कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको संरक्षण कैसे हो। अब आप देख रहे हो कि संगठित क्षेत्र है, उनको तो संरक्षण देने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। उनका तो जो भी काम है, जो भी कार्य है, उनका पूरा नियम है, कितने घंटे काम करना है, कितना वेतन मिलेगा, सब बोनस है, जो भी आपको उनको जो भत्ते हैं वो निश्चित है। लेकिन समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र है, इसलिए सरकार को यहाँ संरक्षण देना चाहिए। अब संरक्षण कैसे दिया जाए उसको आपको देखना है। देखते हैं कि यहाँ से भी कोई प्रश्न बनने की संभावना है क्या। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो संगठित क्षेत्र में रोजगार अधिक होगा वस्तुओं के, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। संगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, धीमी। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। और ये भी हम आमतौर पर देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है वो भी कैसे काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्र, क्योंकि कहीं कानून नियमों का उनको डर नहीं है और वो एक तरह से मनमर्जी के तरीके से कार्य किया जा रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर के ऐसे हैं जो संगठित क्षेत्र के रूप में है, लेकिन कार्य कैसे कर रहे हैं, असंगठित। तो वो श्रमिकों को जब चाहे निकाल लेते हैं, जब चाहे ले लेते हैं। वे ऐसी रणनीति, करवंचन का मतलब है कर से बचने के तरीके एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है उनको, प्राय वह शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम और नियमित नहीं होती है, आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है।
सन 1990 से ये भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये भी देखने को मिला है, 1990 से ये भी देखा जा रहा है। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? तो अब यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है, जिनमें आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे के जाकर खेतों में काम करता है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, वो भी इसमें आएंगे। फसल बटाईदार और कारीगर, जैसे बुनकर हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, सुनार हो गया, से ये सारे किस्में है असंगठित क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम्पल में, कौन सा संगठित में है और कौन सा असंगठित में है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। लगभग 80% है जिनके पास बहुत कम जमीन है। सीमांत किसान जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास या उससे कम जमीन है, वो एक प्रकार से सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। इनको पैसों की बैंक के माध्यम से लोन वगैरह है, भंडारण की सुविधा है, विपणन है, ये देने की भी आवश्यकता है। अब गांव शहरों में देखें, शहरी क्षेत्र में भी असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक को निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक जैसे कुल्ली वगैरह, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। तो ये शहरी के उदाहरण हो गए। तो ग्रामीण और शहरी दोनों के आपको संगठित और असंगठित के अलग अलग उदाहरण आपको लिखने हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। आकस्मिक, जिनको कभी कभी रोजगार मिलता है, तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, उनको रोज आपको संरक्षण देने की आवश्यकता है। हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। और ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण। तो कहीं यहाँ से मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, केवल आपको इसमें एक संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, और संगठित क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं, असंगठित क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं, और कौन से क्षेत्र में संरक्षण देने की आवश्यकता है। जो हमने समझ विकसित की है कि असंगठित क्षेत्र है, उनमें काम करने वाले लोगों को रोजगार को दिया जाना चाहिए। अब हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित है। बिल्कुल, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे काम हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हमने देखा कि वर्गीकरण करना जरूरी है। तो हमने पहला वर्गीकरण देखा था 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और अब हमने देखा कि संगठित और असंगठित। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, क्यों वर्गीकरण करते? तो हमें एक समझ विकसित हो गई कि संगठित क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, असंगठित में कौन काम कर रहा है। अब किसको संरक्षण देने की आवश्यकता है, तो हमें समझ विकसित हुई कि असंगठित क्षेत्र के लिए। इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन आपके जो इस किताब में दे रखे हैं वो 3 प्रकार के वर्गीकरण को हमने देखा, जिसमें दूसरा वर्गीकरण हम देख रहे हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता देती है, हमें सहायता होती है। क्योंकि ये वर्गीकरण, क्यों हम कोई भी काम करें उनको हम बांट कर करें, उनका एक वर्गीकरण करके करें, तो एक हमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे घर में शादी का प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही काम करे, क्योंकि घर में माता पिता, भाई बहन जो भी है वो अपना अपना काम बांट लेते हैं, तो वो अच्छी तरीके से कार्य होता है। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में
सबसे पहले हम 3 में जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया। बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, इसको आप नोट आउट कर लेना। पूछा जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों का जो प्राथमिक, द्वितीय और तीसरे क्षेत्र में जो विभाजन किया गया वो किसके आधार, कौन सी कसौटी, कार्य का स्वभाव। इस वर्गीकरण के आधार पर हम क्या समझ पा रहे थे, भारत में कुल उत्पादन कितना है और तीनों क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन कैसे हुआ, कितना प्राप्त हुआ है, प्राथमिक में कितना हुआ, द्वितीयक में कितना हुआ, तीसरे में, और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ रोजगार कैसा है, प्राथमिक में कितने लोग काम करें, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, और हमने पार्ट फर्स्ट में पूरा इसका विश्लेषण किया था। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को देखने के लिए किया था कि क्योंकि असंगठित क्षेत्र बड़ा गंभीर है जिसमें संरक्षण की आवश्यकता हमने समझी है। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, वे समस्या और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया है। क्या आप इन जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में, तो साथियों ये सारणी आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी है और जो साथी इस सारणी को कंप्लीट कर लेगा उसको बिल्कुल कमेंट में लिखना है और ये अगर आप कर पाओगे तो बिल्कुल एक समझ आपके सामने विकसित होगी। अब तीसरा वर्गीकरण आप देखो, 2 वर्गीकरण देख लिए हमने, तीसरा वर्गीकरण है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जितने भी कार्य हैं वो या तो सार्वजनिक क्षेत्र के हो सकते हैं या निजी क्षेत्र। सार्वजनिक मतलब ऐसा कार्य जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और निजी क्षेत्र जो निजी किसी व्यक्ति या कोई भी एक संस्था हो सकती है, जैसे हम टाटा कंपनी की बात करेंगे तो वो एक निजी क्षेत्र की है। तो यहाँ हम इसका जो वर्गीकरण करने का जो आधार है वो स्वामित्व है। बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामित्व आधारित क्षेत्र है ये, सार्वजनिक और निजी। देखेंगे कि ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बांटने का क्या ध्येय है और यहाँ क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। बांटने का जो आधार तो हमने देख लिया, स्वामित्व के आधार पर देख लिया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे और निजी क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे और इनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम एक समझ यहाँ विकसित करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है, जिसमें ये तरीका है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। प्रश्न बन सकता है साथियों यहाँ से। इसका वर्गीकरण करने का यही है कि जो भी परिसंपत्ति है जो उस पर का स्वामी कौन है, यानी जो भी परिसंपत्ति मतलब जो भी उसका जो फैक्ट्री है, जितनी भी उसका जो कार्य है, वो कारखाना है, जो भी उसका स्वामी और कौन है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है, बाकी ये तो थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न ही बन गया क्योंकि हमें पता है सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से आएंगे जिन पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व है और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है, तो साथ ही इसको भी आपको याद रखना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनियां कौन सी है, निजी स्वामित्व की है। तो ये तो आपको पता ही है कि निजी व्यक्ति के अधिकार में, इसलिए निजी स्वामित्व की है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना है। जो भी ये कंपनियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य है अपना प्रॉफिट प्राप्त करना। इनकी सेवाओं को प्राप्त, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करता, केवल इनका काम है अपना प्रॉफिट, ऐसी वस्तुओं को उपलब्ध करवाना जिनसे इनका लाभ मिलता रहे। करने के लिए हमें इन्हें एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी है उसमें केवल लाभ कमाना नहीं होता। सार्वजनिक जिन ऐसी जो है जो सरकार के अधिकार में है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से करती है।
आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ये हमें समझना है। और प्रश्न शायद यहाँ से भी एक बनने की संभावना हो सकती है कि ऐसा क्या है कि सरकार को इन पर व्यय करना पड़ता है, क्यों? उनको आप निजी क्षेत्र से भी तो वो वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई जो उनको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र को कोई लेना देना नहीं है कि सभी समाज के सभी व्यक्तियों को वो वस्तु उपलब्ध हो रही है। उनका तो केवल और केवल ये है कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों के पास पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। इसलिए पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और वापस प्राप्त होने की बहुत कम संभावना है। यदि वे चीज़ों का उपलब्ध करवाते हैं तो इनकी उसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। जैसे देखो, बिल्कुल यहाँ से ये कौन सी चीज़ें हैं जो ये बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पैसा, जैसे सड़कों का निर्माण करना है, पुलों का निर्माण करना है, रेलवे पतनों यानी जो अब बंदरगाह वगैरह हैं, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा जो आय प्राप्त करने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए ये सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सरकारी समर्थन मतलब बिना सरकारी सहायता के वो वस्तु उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित। तो पहला तो हमने देखा कि बिल्कुल वो सरकार के द्वारा सड़क पुल है वो, और ये हमने देखा कि ऐसे क्षेत्र है जिनमें प्रोत्साहन कुछ ना कुछ सहायता सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है इनकी, कोई बिजली का कार्य कर रहा है। अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश भी वहन करती है। इसका मतलब सरकार के द्वारा इनको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है। राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। जैसे आपने उचित मूल्य की दुकान देखी, आपने अपना राशन का सामान मिलता है। तो ये कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा के अध्याय से सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इसी प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे सामने निष्कर्ष निकल कर आया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर सरकार को व्यय करना पड़ता है, क्योंकि निजी व्यक्तियों के लिए वो पहली बात तो बहुत खर्चा आता है, दूसरा अगर वो कर भी लें तो उनको मुनाफा नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे कार्य नहीं करते हैं। अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। अब कुछ ऐसे आएंगे जिन पर सरकार की जिम्मेदारी है, उनको व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथियों, क्योंकि जो सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी क्षेत्र पर शिक्षा पर भी व्यय करती है और स्वास्थ्य पर। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, इसलिए सरकार शिक्षा उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी सरकार की है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के भी शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा 40 अथवा मध्य प्रदेश 48 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर दे रखा है, कोई विशेष बात नहीं है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए
आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत। सरकार का ये भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धन की ओर देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल कर सके। तो इनमें हमने मुख्य रूप से जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने इस अध्याय में देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर देखा गया है, क्योंकि ये उन ऐसे कार्य आते हैं जो सभी के लिए, ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो सभी के लिए ज़रूरी है और जिन पर पैसा बहुत अधिक खर्च होता है। सारांश, इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। बिल्कुल किया, 3 तरीके हैं, 3 वर्गीकृत का आपने अध्ययन किया है। इसमें एक तरीके का परीक्षण करना है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किससे संबंधित है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से है, कौन सा दूसरे में। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। ये भी हमने जो एक चित्र के द्वारा देखा था कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तीसरे क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांश से प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। तो साथ ही इनको नोट आउट जरूर करना कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका है, तीसरे क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार में किसका है, प्राथमिक क्षेत्र। हमने ये भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल, हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के बीच का अंतर भी अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि इसको भी हमने इसके अंदर समझा है। अब ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको बिल्कुल हल करना है। बिल्कुल आप इनको पढ़ते ही बिल्कुल इनके जवाब दे पाओगे। और ये आपके कुछ प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न इसमें है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित किया गया है। किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किया गया है? तो आपने क्या देखा था, रोजगार की शर्त पर, या आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, या उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो किसके आधार पर इनको देखा था? तो बिल्कुल ये स्वामित्व वाला यहाँ सही होगा। फिर हमने देखा कि एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र कौन सी गतिविधि में आएगा? तो ये हमने पहला वर्गीकरण देखा था पार्ट फर्स्ट में, प्राथमिक में आएगा। फिर हम ये अगला प्रश्न है, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो कौन सी वस्तुएं शामिल की जाएगी? तो इसमें सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सभी वह सही होगा इसमें। और ये आपको टेबल में देखकर आपका जो चित्र इसमें दे रखा है पार्ट फर्स्ट में, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये भी आपको इसमें देखना है। और ये वाला भी, ये कृषि क्षेत्र की समस्याएं और कुछ संभावित उपाय, तो आपको इनको मिलान करना है। तो ये मिलान करके भी आप देखना है इसके अंदर। और ये क्षेत्रों में बांटा गया है, आपको देखना है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में है, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप बिल्कुल इनको देखना है कि पहले तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के आधार पर देखना है, फिर इनको आपको संगठित और असंगठित के आधार पर देखना है, और फिर आप इनको निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर देखना है। और यहाँ भी ये कोई विशेष नहीं है। और एक बार इन प्रश्नों को आप मोटे तौर पर सरसरी रूप से इनको देख लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद मेरी आपसे ये एक अपील रहेगी कि बिल्कुल इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मानना है कि आपने मान लो कि ये वीडियो देख लिया या विभिन्न प्रकार के कोई भी आपने एक उसके आधार पर सारे आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, वो तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप एक समझ विकसित नहीं करोगे। और एक अर्थशास्त्र विषय में गलती यही हो जाती है कि हमें इनको रटने की कोशिश करते हैं, इन आंकड़ों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़े बहुत कम पूछे जाते हैं, एक समझ पर आधारित प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बार चैप्टर को पढ़ना, और कुछ प्रश्न और पिछले वर्ष के दिए हुए हैं उनको हल करने की कोशिश करना। साथ ही जब ये पूरा आपका सिलेबस मैं रीड का करवा दूंगा, उसके बाद मैं एक प्रश्न बैंक लेकर आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।